देखो, आपने बहुत सारे ऐसे गेम्स खेले होंगे जिसमें आप एक वन मैन आर्मी होते हो और बहुत सारे एनिमीज को एक साथ मार देते हो। खैर, उनका एक अलग जॉनरा है, बट उन गेम्स की बात अलग ही होती है जिसमें आप पूरी आर्मी लेकर चलते हो अपने साथ, क्योंकि आप एनिमी को अकेले नहीं मार रहे हो बल्कि आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं एंड जो फीलिंग आती है वो अलग ही होती है। इसी क्रेज को प्रमोट करते हुए मिलिट्री वॉर गेम्स ने आज अपना खुद का एक स्पेशल कैटेगरी बना लिया है, जिसका फैन बेस आज काफी बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आज की इस वीडियो में उन्हीं कुछ वॉर गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक मिलिट्री फैन को ट्राई करने चाहिए। अगर कोई वॉर के एक्चुअल चैलेंजेस, स्ट्रेस और थ्रिल को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो स्क्वाड उसके लिए बेस्ट गेम है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन शूटर गेम है जहां क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ साथ वेपन और इक्विपमेंट का अच्छा नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट और सोल्जर मैटर करता है इस गेम में। इसमें ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैट दोनों के लिए व्हीकल्स अवेलेबल हैं, पर उन्हें सही से ऑपरेट करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के केस में। सर्वर में एंटर करने के बाद हर रोल के लिए डेडिकेटेड टीम होती है, जैसे टैंकर्स, पायलट्स एक्सेट्रा, और हर एक इन्फेंट्री स्क्वाड में डेडिकेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे राइफलमैन, मेडिक, मशीन गनर और ऐसे ही काफी कुछ। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि इस गेम को क्राउड फंडिंग की मदद से डेवलप किया गया और इसके डेवलपर ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज एक्चुअली एक मॉडिंग कम्युनिटी के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट रियलिटी को डेवलप किया था। ये एक्चुअली बैटलफील्ड 2 के लिए एक मल्टीप्लेयर मॉड था, जिसमें कॉम्बैट को पूरी तरह से रियलिस्टिक बनाने के लिए टैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड किया गया। इसे लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके बाद आगे जाके प्रोजेक्ट रियलिटी एज अ फ्री टू प्ले स्टैंडअलोन टाइटल रिलीज किया गया, जो आज भी एक्टिव है। स्क्वाड की तरह ही आर्मा 3 भी एक मैसिव स्केल पर खेले जाने वाला टैक्टिकल शूटर है। इसे बोहेमिया इंटरैक्टिव ने डेवलप किया है और इसमें हमें ओपन वर्ल्ड भी देखने को मिल जाता है। इसमें हम बहुत तरह के कार्स, जीप्स, टैंक्स, जेट्स, बोट्स और यहाँ तक कि ड्रोन्स को भी फ्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में। इसमें एनिमी सोल्जर्स या फिर फायर के सोर्स को पकड़ने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है। वन मैन आर्मी बनना भी बहुत हार्ड है, इसलिए हमें टीम वर्क के साथ काम करना होगा। इसमें कैंपेन सिंगल प्लेयर और कोऑप में भी अवेलेबल है और मल्टीप्लेयर भी काफी इंजॉयबल है। वर्ल्ड वॉर 3 फिलहाल अपने अर्ली एक्सेस में है और इसे पोलैंड की कंपनी द फार्म 51 डेवलप कर रही है। इस गेम में अभी 2 ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम व्हीकल्स, गैजेट्स और बहुत सारे वैरायटीज के वेपन्स यूज कर सकते हैं। मैप्स काफी सारे रियल लाइफ लोकेशंस में बेस्ड है, जिनका एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। वैसे भी अभी रशिया और यूक्रेन के सिचुएशन को देखकर डर लगता है कि कहीं ये सच ना हो जाए। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में एक फाइटर पायलट बनने का तो सोचा ही होगा। वेल हाँ, वो बात अलग है कि बन नहीं पाए, बट इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईगल डायनामिक्स ने डेवलप किया है डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर यानी DCS। इस गेम में हमें एक प्योर रियलिस्टिक फ्लाइट एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें हमें एक फाइटर जेट को फ्लाई करने के लिए सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो इंजन तक ऑन नहीं होगा। उसके बाद COD या फिर बैटलफील्ड जैसे बस किसी एक क्लिक से मिसाइल फायर नहीं होती, बल्कि उसके लिए भी सारे स्विचेस को ऑन करना पड़ता है, जिसके बाद हम किसी भी टारगेट को एंगेज कर पाएंगे। इसके कंट्रोल्स पर पकड़ बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, और शायद एक्सटर्नल जॉयस्टिक की जरूरत पड़ सकती है। बेस्ट बात है कि ये गेम फ्री है, जिसमें 2 प्लेन्स फ्री में मिलते हैं ट्राई करने को। तो ट्राई करके देखो, अगर आपको पसंद आए तो बाकी के एड-ऑन्स और मॉड्यूल्स को आप परचेज कर सकते हो। 6 Days in Fallujah एक अंडर डेवलपमेंट गेम है जिसे हाई वायर गेम्स डेवलप कर रहे हैं, और ये बेस्ड है 2004 में हुई एक्चुअल सेकंड बैटल ऑफ फलूजा पर। इस टैक्टिकल शूटर गेम को डेडिकेट किया गया है उन US मरीन्स को, जिन्होंने 6 दिन तक टेररिस्ट के अगेंस्ट इराक के फलूजा सिटी में फाइट किया था। उस लड़ाई में काफी स्ट्रगल्स फेस की थी सोल्जर्स ने, और काफी सिविलियंस और सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी, और उन्हीं चीजों को डिपिक्ट करने के लिए इस गेम को डेवलप किया जा रहा है। असल में इस गेम को 2009 में ही प्लान किया गया था, बट उस वक्त के पब्लिशर कोनामी ने प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय सेकंड बैटल ऑफ फलूजा से रिलेटेड पॉलिटिकल लेवल पर काफी चीजों का असर खत्म नहीं हुआ था, और इस गेम को बनाना काफी कंट्रोवर्शियल रहता। इसी वजह से इसकी डेवलपमेंट रोक दी गई। फिर 2016 में इसे हाई वायर गेम्स ने बनाने का अनाउंस किया, और अब जाके इस गेम को फाइनली 2023 में रिलीज किया जाएगा, जिसमें हम रियलिस्टिक वेपन मैकेनिक्स, वेल क्राफ्टेड स्टोरी लाइन और कॉम्बैट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज आज वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मिलिट्री वॉर गेम की सीरीज है। इसे शुरुआत से ही अमेरिका में बेस्ड एक्टिविजन पब्लिश करती आ रही है, और इस फ्रेंचाइज का पहला टाइटल 2003 में आया था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पर बेस किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम गेम में बस एक कंट्री की साइड से नहीं खेलते, इनफैक्ट हम इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और सोवियत तीनों को इस यूनिक कैंपेन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले के 3 गेम्स को वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस करने के बाद इन्फिनिटी वॉर्ड ने मॉडर्न पीरियड में न्यू टाइटल्स को सेट किया एंड इंट्रोड्यूस की बेस्ट सेलिंग COD सीरीज, जो थी मॉडर्न वॉरफेयर
ट्रायलॉजी। इसमें हीरो से लेकर विलन तक हर एक कैरेक्टर ने प्लेयर से कनेक्ट किया और स्टोरी लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर इस फ्रेंचाइज में ब्लैक ऑप्स सीरीज के साथ कोल्ड वॉर का पीरियड आया, इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद इसने फ्यूचर में भी कदम रखा जब एडवांस वॉरफेयर और इन्फिनिटी वॉरफेयर जैसी गेम्स रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद से फ्रेंचाइज वापस से पुराने ट्रैक्स को फॉलो कर रही है। 2017 में इसमें वर्ल्ड वॉर 2 रिलीज हुआ, जिसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज का रिबूट 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2020 में ब्लैक ऑप्स का रिबूट एंड इसी अक्टूबर 28 को मॉडर्न वॉरफेयर 2 भी रिलीज हो चुका है, जो कि रिबूटेड टाइमलाइन को आगे बढ़ाएगा। सो ओवरऑल इस सीरीज में वर्ल्ड वॉर से लेके फ्यूचर वॉर तक के टाइम पीरियड्स अवेलेबल हैं और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। बैटलफील्ड फ्रेंचाइज आज के टाइम पर सीओडी का मेन राइवल है और इसने भी अपनी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के गेम से ही की थी और फिर कोल्ड वॉर और मॉडर्न वॉर पीरियड्स में भी कदम रखा। दोनों गेम्स में बड़ा फर्क ये है कि बैटलफील्ड में वेपन मैकेनिक्स, साउंड इफेक्ट्स और एनवायरनमेंट को ज्यादा रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर की सेटिंग हो या फिर मॉडर्न वॉर की। दोनों में फाइट के टाइम रियलिस्टिक फीलिंग आती है, जिसमें आसान नहीं होता ये जज करना कि फायरिंग एग्जैक्टली कहां से आ रही है। इस फ्रेंचाइज में वैसे तो कैंपेन्स हैं, बट बहुत कम ही हैं जिनके स्टोरी मोड को प्लेयर्स ने बहुत पसंद किया हो। बेसिकली इसे मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा जाना जाता है, ना कि स्टोरी मोड के लिए, जिसमें हमें ह्यूज मैप्स और लैंड, एयर और सी तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चलाने का फ्रीडम मिलता है, जहां टैंक्स, जीप्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, अटैक बोट सारी चीजें अवेलेबल है। इसका लेटेस्ट टाइटल बैटलफील्ड 2042 में सिंगल प्लेयर कैंपेन था ही नहीं एंड सिर्फ मल्टीप्लेयर को ही प्रायोरिटी दी गई थी, बट उसमें भी काफी सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी और ओवरऑल इस फ्रेंचाइज को एक अच्छे लार्ज स्केल मिलिट्री एफपीएस में काउंट किया जा सकता है। वीडियो गेम की दुनिया में मिलिट्री एफपीएस को इंट्रोड्यूस करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेडल ऑफ ऑनर ही था। इस गेम को भी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने ही पब्लिश किया था और पहला टाइटल 1999 में आया। वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड इसे गेम्स और वॉर्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गेम की स्टोरी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने क्रिएट किया है, जिन्होंने अवार्ड विनिंग हॉलीवुड वॉर फिल्म सेविंग पायरेट रैन को भी डायरेक्ट किया था। उन्होंने रियल वॉर फुटेज एंड साउंड्स का यूज किया है, जिसमें ज्यादातर मिशंस हम एज एन अंडरकवर प्ले करते हैं। इस गेम की अर्ली 2000s तक इतनी डोमिनेशन थी कि एक्टिविजन ने सीओडी के डेवलपमेंट के टाइम इसे मेडल ऑफ ऑनर किलर का नाम दिया था। 2010 में इस फ्रेंचाइज ने मॉडर्न वॉर में कदम रखा एंड वो भी काफी अच्छे से परफॉर्म किया। फिर इस टाइमलाइन को इसके सीक्वल वॉर फाइटर पर एंड किया गया और दोनों ही गेम्स में डेवलपर्स ने सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को भी इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ये सीरीज वैसे अब ज्यादा पॉपुलर नहीं रही क्योंकि बैटलफील्ड और सीओडी ने इसे ओवरटेक कर लिया है, बट अगर आपको स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की रियलिस्टिक फीलिंग लेनी है ना, तो मेडल ऑफ ऑनर आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ग्राउंड फोर्सेस तो ठीक है, पर ऐसे गेम के बारे में क्या कहना जिसमें हमें सोल्जर नहीं सिर्फ व्हीकल्स को ही कंट्रोल करना होता है। वॉर थंडर को गैजेट एंटरटेनमेंट ने डेवलप करा है। इसका पूरा फोकस व्हीकुलर कॉम्बैट पर है, जहां टैंक्स, आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, फाइटर्स, बॉम्बर्स, बोट्स और बैटलशिप यानी सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स ही चला सकते हैं। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर मॉडर्न पीरियड के कॉम्बैट व्हीकल्स अवेलेबल हैं और वो भी एक नहीं बल्कि 9 कंट्रीज के, और हर एक कंट्री के पास यूनिक लाइनअप है। मैप्स तो काफी बड़े हैं, जहां हम दुश्मन से या फिर दुश्मन हमसे छुपकर बैठे हो सकते हैं। कैमोफ्लेज के कारण एनिमीज को ढूंढना भी हार्ड हो सकता है, सो इसमें प्रिसीजन और क्विक रिफ्लेक्सेस की भी काफी जरूरत है। बेस गेम पूरी तरह से फ्री है डाउनलोड करना, बस प्रीमियम चीजों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो मिलिट्री व्हीकल्स के फैंस इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। टैक्टिकल शूटर जॉनरा में टॉम क्लैंसीज घोस्ट रिकन काफी जाना माना नाम है और फ्यूचर सोल्जर इस फ्रेंचाइज का वन ऑफ द मोस्ट लव टाइटल है। इसमें हमारी 4 लोगों की टीम होती है जिनके पास दुनिया की मोस्ट एडवांस कॉम्बैट सिस्टम अवेलेबल है और इसमें इनविजिबल होने की भी एबिलिटी इंक्लूडेड है। हम बहुत सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव मिशंस कंप्लीट करते हैं। गेम प्ले की बात करें तो ये काफी रियलिस्टिक है, जहां हमें वेपन्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंस दिख सकता है। मूवमेंट और कॉम्बैट के हिसाब से कैमरा भी इफेक्ट होता है, जैसे कि भागने के टाइम या फिर अगर आपके ऊपर फायरिंग हो रही है तो कैमरा भी शेक होने लगता है। इसी वजह से गन फाइट के टाइम ऐसा लगता है मानो आप एक एक्चुअल बैटलफील्ड में ही हो। इसमें टीम वर्क भी इक्वली मैटर करता है, जिसमें हम अपने टीममेट्स को बहुत से कमांड्स भी दे सकते हैं, जिसमें फायर कहां फोकस करना है, सिंक में शॉट लेना और ऐसे ही बहुत कुछ है। तो गाइस यही थे कुछ बेस्ट मिलिट्री वॉर गेम्स। आपके कौन से फेवरेट वॉर गेम्स है मेरे को बताओ जरूर कमेंट्स में। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।